नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रीवियस इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे। टॉपिक को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको परीक्षा में आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। तो टॉपिक को एक बार देखते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बोलते हैं आपसे कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो में अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। तो टॉपिक का नाम है ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व होता क्या है? गुरुत्व क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जिसका मास m है, कोई भी मास है, तो वो ऊपर से नीचे की ओर जो है फ्रीली गिरता है, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी, ठीक है। अब इसके अधीन जो भी मोशन होगा, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे फ्रीली गिर रही है और उसका जो है वेलोसिटी या उसकी गति में प्रति सेकंड कुछ चेंजमेंट हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब आगे क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे, जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में और जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें और अंत तक देखें, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। अब आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर हमें ग्रेविटी के बारे में जानकारी होगी तो हमें सही के बारे में जानकारी होगी, तो गलत हमें अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें से गलत कथन को चुनना है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका रूप, डिज़ाइन उसकी और जो शेप है उसकी आकृति एवं द्रव्यमान उसके मास पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी बिल्कुल, ध्रुवों पर अधिकतम होता है गुरुत्वीय त्वरण। आगे हम पढ़ेंगे, बताएंगे इसके बारे में कि गुरुत्वीय त्वरण है वो ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। बिल्कुल भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी हम बताएंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम होता है और कहाँ पर मिनिमम होता है। जो ग्रेविटी होती है, कहाँ पे मिनिमम और कहाँ पे मैक्सिमम होगा, वो हम सब बताएंगे आपको। वीडियो में बने रहें हमारे साथ, ठीक है। और ऑप्शन डी है कि यदि लिफ्ट किसी त्वरण से, किसी एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी ऑब्जेक्ट का आभासी भार मतलब जो वेट है उसके वास्तविक भार से कम होगा। बिल्कुल कम होगा। जब हम किसी लिफ्ट में बैठते हैं और लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो हमें लगता है कि हम हल्के हो गए हैं, जैसे मतलब हमें फील होता है, ऐसे मतलब होता नहीं एक्चुअल, लेकिन हमें फील यही होता है कि हम हल्के हो गए हैं, ठीक है। तो हाँ, यही जो है वो कहता है कि गलत जो है, गलत कथन चुनना है कि ये कह रहा है आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। ये गलत है, यही गलत है कि हमें फील तो होता है लेकिन होता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो अब इसके बारे में समझेंगे हम क्यों ऐसा होता है, क्या इसका सही क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे कि लिफ्ट में भिन्न ऑब्जेक्ट का भार कैसा होता है। कि पॉइंट नंबर 1 है कि जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती या उतरती है तो पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के मास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है, मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, तो ऑब्जेक्ट का भार बढ़ जाता है, ठीक है। और जब त्वरित जो है मतलब बहुत तेज़ी से लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाता है।
और जबकि अगर त्वरित गति मतलब तेज़ गति से नीचे आती है तो उस समय उसका भार घट जाता है। और यदि लिफ्ट ये कह रहा है कि यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है और किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है तो ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर कम होता है। ठीक है, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में जो ऑब्जेक्ट है भारहीन हो जाता है। मतलब अगर जैसे फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब जैसे जो चैन होती है, जो लिफ्ट की चैन होती है उस पे वो ऊपर नीचे मूव करती है। अगर वो लिफ्ट की चैन टूट जाए, ठीक है, तो लिफ्ट फ्रीली नीचे गिरेगी। उस समय ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो शून्य के बराबर होगा, मतलब बिल्कुल शून्य होगा। परंतु मास जो है वो मतलब जो वेट है उसका वो शून्य होगा, लेकिन जो मास है मतलब ऑब्जेक्ट का मास है वो शून्य नहीं होगा, क्योंकि मास के ऊपर जो है ग्रेविटी डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिरना, मुक्त रूप से गिरना किस में संभव है, मतलब कौन से एनवायरनमेंट में संभव है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए कह रहा है ऑप्शन वातावरण, बी कह रहा है वायु, और सी कह रहा है समुद्र, और डी कह रहा है निर्वात। मुक्त रूप से गिरना कैसे संभव हो सकता है? जब जैसे मुक्त रूप से गिरना कहते किसको हैं कि जब क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आप पे ना लगाया हो, आप फ्रीली जो है मूव कर रहे हो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स के बिना आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्रीली मतलब मूव करना या मुक्त रूप से गिरना। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर कि निर्वात में मतलब वैक्यूम में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, वैक्यूम में मुक्त रूप से गिर सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वस्तु का घर्षण प्रभाव नहीं होता है, मतलब फ्रिक्शन लेस होता है वहाँ पे। ना एयर होगी, है ना कोई वायु होगी, ना समुद्र होगा, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ जो है अब निर्वात होगा, वैक्यूम होता है। वैक्यूम ऐसा ही होता है कि अगर कोई भी जो इन्वायरमेंट होगा वो रहेगा तो वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा ना, और फ्रिक्शन लेस होगा तो वो फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्व बल के बीच आकर्षण बल द्वारा किससे प्रभावित होता है? गुरुत्व बल जो है किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, मतलब किसके आकर्षण बल के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं हम। ठीक है, अब गुरुत्वीय बल को हम समझते हैं कि ए ऑप्शन कह रहा है दो आवेशों के बीच, बी ऑप्शन कह रहा है दो द्रव्यमानों के बीच, सी ऑप्शन कह रहा है चुंबकों के बीच, और डी ऑप्शन कह रहा है एकाधिक द्रव्यमान। देखो पहले कल हमने पढ़ा था कि गुरुत्वीय बल के बारे में पढ़ा था। गुरुत्वीय बल क्या होता था? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 इंटू m2, मतलब दो मास रहेंगे द्रव्यमान। ठीक है, और अपॉन में रहेगा, उसको डिवाइड करेगा क्या? आर स्क्वायर। ठीक है, और उसमें जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो जी कांस्टेंट लगाते हैं। जी कांस्टेंट क्या होता था कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता था। ठीक है, उसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये रहता था। ये हमने मतलब कल हमने पढ़ा था, कल वाले चैप्टर में। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आप पहले का प्रीवियस उसमें आप देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉपिक जो है उस पर वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम अभी पढ़ रहे हैं गुरुत्वीय बल, गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल क्या है? किसके बीच में आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? तो दो द्रव्यमान जब होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गुरुत्वीय बल के बारे, गुरुत्वीय बल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें क्या कह रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों अथवा पिंडों के मध्य आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, मतलब ग्रेविटी कहते हैं, जिसका मान पृथ्वी पर जो अर्थ पे ग्रेविटी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है,
ठीक है। तो जहाँ पे वस्तु का, किसी वस्तु का पूर्ण पूर्ण जो वेट होता है, कंप्लीट वेट, वो वर्क करता है कहाँ पे, तो कह रहा है ऑप्शन ए द्रव्यमान का केंद्र, ऑप्शन बी घर्षण का केंद्र, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, ऑप्शन डी गुरुत्व दाब का केंद्र। ठीक है। तो जो वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है। किसी वस्तु का गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखी जाए, उस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार कार्य करेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हमें पता क्या बताते हैं, हमें बताते हैं उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल बताते हैं। जब तक हमें सही नहीं पता होगा तो हम गलत कैसे बता पाएंगे, और जब हमें गलत नहीं पता होगा तो हम सही कैसे बता पाएंगे। तो पूरा क्वेश्चन अगर हम उसके डिटेल में पढ़ेंगे तभी तो हमें सही और गलत का मतलब पता चलेगा। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य हमें देखना है। कथन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। बिल्कुल परिवर्तित होता है, ये सही वो है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सी, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। बिल्कुल। देखो, जी का मान ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तित होता है, तो ऊंचाई के साथ परिवर्तित होगा तो मतलब गहराई के साथ भी परिवर्तित होगा। ठीक है। ऑप्शन ए ऑप्शन डी करेक्ट हो गए। अब कह रहा है ऑप्शन बी कि जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी नहीं। ठीक है, यही असत्य क्वेश्चन असत्य है ना, कथन असत्य है। तो असत्य मतलब फाल्स है। तो आंसर ऑप्शन बी। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड हुआ। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हमने। ये हम इसलिए बताते रहते हैं कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। हर क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन का रिलेट करके दिया गया है, देते हैं हम। इससे क्या होगा कि आपको पूरा टॉपिक, संपूर्ण टॉपिक जो है वो एक के साथ, एक क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ आपको रिपीट हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है। हम क्वेश्चंस ऐसे रखते हैं कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करेगा और दूसरा क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन से रिलेट करेगा, जिससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आएंगे। ठीक है। हम टॉपिक भी उसी हिसाब से ला रहे हैं कि पहले हमने कल क्या पढ़ाया होगा, आज क्या पढ़ाएंगे, कल क्या पढ़ाएंगे। कल भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो टॉपिक बनेगा वो हम लेकर आएंगे और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। और वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है। तो मानव पृथ्वी का, जैसे क्या कहते हैं, मानव पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो m मान लेते हैं। ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या, जैसे मतलब जो रेडियस है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है और सरकमफेरेंस होता है पृथ्वी का। ठीक है। तो अगर हम रेडियस मानते हैं तो r है, और पृथ्वी की सतह पर रखी हुई वस्तु का द्रव्यमान m होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो उसका द्रव्यमान m मानते हैं। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, जैसे पृथ्वी द्वारा एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाया जाता है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि G/m/r²। कल हमने बताया था कि F इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था हमने कि G कांस्टेंट होता है। ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, मास, दो मास दिए थे m1 और m2। ठीक है। वो पृथ्वी और ऑब्जेक्ट के बीच के मास हैं। ठीक है। और r जो थी, r जो रेडियस दी गई थी, उसका स्क्वायर लगा रहे थे, वो पृथ्वी की मतलब रेडियस मान लेते हैं। ठीक है। जहाँ जो g है, g जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। मास m जो पृथ्वी का मास होता है उसको मान लेते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg। और r जो पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस है, उसको मानते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब जी के मान में परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में समझते हैं कि देखो, पृथ्वी के केंद्र के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी की सतह केंद्र पर हैं और अगर हम उसकी हाइट पर ऊपर जा रहे हैं तो मान जी का मान घटेगा, मतलब ग्रेविटी घटेगी। और जी मतलब पृथ्वी के केंद्र से अगर हम गहराई में जाएंगे तो जी की मान घटेगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 है कि जी का मान अधिकतम मतलब मैक्सिमम पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। ध्रुव मतलब पोल्स। और न्यूनतम मतलब इक्वेटर। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। घूर्णन गति मतलब जो रोटेटिंग मोशन होता है उसका, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसको रोटेटिंग मोशन कहते हैं। मतलब एक गति में घूमती है ना, तो उसको रोटेटिंग मोशन कहते हैं। और वो जब अगर स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। और अगर रोटेटिंग मोशन जो है स्पीड वो कम होगी तो जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 है जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी बताया ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट जी इंटू पृथ्वी का मास इंटू ऑब्जेक्ट का मास अपॉन पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, तो जी जो ग्रेविटी है उसका मान क्या होता है कि पृथ्वी के द्रव्यमान पर और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो ऊंचाई और गहराई के साथ में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ये टॉपिक पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? अभी हमने बताया कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा कि भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। चूँकि पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब सेम रहता है तथा त्रिज्या का मान परिवर्तित होता रहता है। अब पृथ्वी पूरी तरह से गोल ना होकर, ये ऐसा क्यों होता है कि जो मान जो है पृथ्वी का वो ग्रेविटी का मान जो है वो चेंज होता है पृथ्वी की त्रिज्या पर? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पृथ्वी का जो है वो जो आकृति है वो गोल नहीं है, वो क्या है, वो चपटी है, मतलब एक ओवल शेप में है, अंडे के आकार में है। ठीक है, तो वो क्या होगी कि ध्रुवों पे अलग होगी और जो ध्रुव पोल्स होते हैं उस पे अलग होगी और इक्वेटर पे अलग होगी। ठीक है, तो ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुव जहाँ पे नॉर्थ साइड और साउथ साइड ऊपर नीचे का देखते हैं तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे त्रिज्या जो है वो कम होती है। मतलब रेडियस जो है नॉर्थ साइड या नहीं, नॉर्थ साइड क्यों, ईस्ट साइड और ईस्ट साइड नहीं नहीं, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, नॉर्थ साइड और साउथ साइड। ठीक है, तो नॉर्थ ऊपर की साइड होता है और साउथ नीचे होता है, तो वहाँ पे जो त्रिज्या होती है वो कम होती है। जब त्रिज्या कम होगी मतलब रेडियस कम होगी तो जो है जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, और वहीं भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान अधिकतम होता है, तो जहाँ पर मतलब त्रिज्या अधिक होगी वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। ठीक, समझ में आ गया? ऐसा क्यों होता है कि जो पृथ्वी का जो शेप है ना उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और जो जी की वैल्यू है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर बढ़ाएंगे तो जी कम होगी और आर कम होगी तो जी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान के अंदर यात्रियों का वजन कैसा महसूस करते हैं? अंतरिक्ष यान हम लोगों ने देखे हैं, वीडियोस देखे हैं उनके, कि जैसे जब कोई अंतरिक्ष यान में होते हैं तो यात्री अंदर जो है उड़ते हुए नज़र आते हैं हमेशा। तो उड़ते हुए नज़र तभी आ सकते हैं जब उनका वेट होगा, भार होगा, है ना, वजन होगा, वो क्या होगा, शून्य रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी क्रमशः एम एम और आर है, द्रव्यमान एम है और रेडियस क्या है, वो आर है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा पृथ्वी
द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य। अब कार्य क्या होता है? कार्य कार्य कैसे निकालते हैं कि जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फार्मूला होता है m इंटू ए। और जब क्या होगा कि जब इस पे फोर्स क्या होगा, वो जब जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो कैसे होगा कि जो विस्थापन होता है मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही धुरी पे अपने आसपास चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, लेकिन एक जो धुरी होती है मतलब केंद्र होता है वो वहीं से तो घूमती रहती है उसी के आसपास, ठीक है, उसी पे रहती है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होएगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा तो फिर सब पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब वो कार्य वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? मतलब पृथ्वी का जो केंद्र है, सेंटर ऑफ अर्थ है, उस पर एक ऑब्जेक्ट का वेट मतलब मास जो है वो कितना होगा? तो ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा ये निकाल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है अपरिमित, ऑप्शन सी है जितना ही उतना ही जितना कि पृथ्वी की सतह पर, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये, 2014 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि पृथ्वी के केंद्र पर ऑब्जेक्ट का मास जो है वो शून्य रहेगा। और क्यों शून्य रहेगा? कि वहाँ पे ग्रेविटी जो है वो जीरो होगी, और जब ग्रेविटी जीरो होगी तो मास क्या होता है m इंटू जी, है ना, m इंटू जी, और m इंटू मतलब जो वेट होता है वो m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। और जब ग्रेविटी जीरो है तो वेट भी जीरो हो जाएगा। अतः पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य होगा, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा। मास तो होगा ही ना, द्रव्यमान तो किसी भी ऑब्जेक्ट का होता ही होता है, लेकिन वेट क्या है, ग्रेविटी के ऊपर निर्भर करता है। ग्रेविटी एक फोर्स होता है, और जब ग्रेविटी नहीं लगेगी जीरो होगी तो वेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर जो है ग्रेविटी जो है वो मिनिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, सतह, पृथ्वी की सतह में क्या क्या होता है? मास, द्रव्यमान, ठीक है, मास, द्रव्यमान और त्रिज्या जो है रेडियस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक क्या होता है? मतलब जब पृथ्वी के सतह पर मास और त्रिज्या के अनुपातिक क्या होता है, ठीक है, अनुपातिक क्या रहेगा इसमें, मतलब फॉर्मूला हमें बताना है। तो फॉर्मूला हमेशा यह ही रहता है क्या कि जी इक्वल टू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तभी तो हमने बताया कि रेडियस अगर बढ़ेगी तो ग्रेविटी कम होगी, और ग्रेविटी रेडियस अगर घटेगी तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी। आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर कि पृथ्वी की सतह पर जो है जो वो लगेगा वो क्या होगा, उसके m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, m अपॉन आर स्क्वायर के। मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी, ठीक है, और रेडियस बढ़ेगी तो ग्रेविटी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लें एक काल्पनिक ग्रह, एक कोई काल्पनिक ग्रह है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं, ठीक है, मान लेते हैं। और यदि पृथ्वी की सतह से पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? ठीक है, क्या समझे कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो उस ग्रह पे निकालना है हमें, ठीक है, ग्रह पे निकालना है। तो ग्रह पर कैसे निकालेंगे कि हम एक मानते हैं ना कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, जी मतलब ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, जी मतलब यूनिवर्सल जी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जी जो निश्चित होता है उसकी वैल्यू ना घटती है ना बढ़ती है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और मास पर यूनिट रेडियस स्क्वायर, ठीक है, ये होता है पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी का मान, ठीक है।
और इसको अगर हम नए उस पे मानेंगे तो उसको मतलब डैश मान लेते हैं। डैश मान के अगर हम कह रहे हैं कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसका रहेगा कि जी की वैल्यू जो होती है, मतलब जो ग्रह पर होता है, ग्रह पर ग्रेविटेशनल जो होगा वो दोगुना होगा किसके, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के। ठीक है, किसी माने हुए ग्रह पर ग्रेविटी जो होगी वो अर्थ वाली ग्रेविटी के दुगनी होगी। ठीक है, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अदर ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है, मतलब ग्रेविटी जो है वो किस पर निर्भर नहीं करती है। हमने बोला था कि मास पर निर्भर करती है और रेडियस पर निर्भर करती है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट वो होता है, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, मास का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है कि पृथ्वी के द्रव्यमान और गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय स्थिरांक पर या पृथ्वी की त्रिज्या पर। तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर कभी भी ग्रेविटी निर्भर नहीं करती है। अगर ग्रेविटी मतलब गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है तब भी उतनी ही ग्रेविटी लगेगी, और गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तब भी उतनी ही ग्रेविटी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है, सर्वाधिक होगा पोल्स पर। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती। और किसी वस्तु का भार जो वेट है वो कैसे निकालते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, वेट की फार्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, और पोल्स पर जो है ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो मास भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब वेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है तो वो किस कारण घूमता है। ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी नाभिकीय बल। ठीक है, तो जो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल के बारे में हम बता चुके हैं। इसको अगर देखना है तो हमारे प्रीवियस जो वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें आप देखिए। ठीक है, अभी जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो होती है वो गुरुत्व बल के कारण होती है, यानी ग्रेविटी के कारण होती है। ठीक है, चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सर्वप्रथम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किया, मतलब उन्होंने खोज करी थी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की। और गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण संसार के प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो कोई भी एटम या जो कोई भी कण जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो फ्रीली मूव करेंगे अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी का मान किसके साथ बढ़ता है। ठीक है, तो जी का मान जब जो होता है कि जब हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान कम हो जाता है। नहीं, जी का मान, ऊंचाई अगर बढ़ती है तो जी का मान कम होता है, और ऊंचाई अगर कम होगी तो जी का मान बढ़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि ग्रेविटी जो है वो रेडियस और पृथ्वी की रेडियस पर निर्भर करती है, कि अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो जी कम होगी और रेडियस घटाएंगे तो जी ग्रेविटी जो है बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पत्थर किसी स्प्रिंग पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से जो है परिस्थितियाँ जो है सबसे कम भार दिखाएंगी। किसी मतलब एक स्प्रिंग तुला में बंधा हुआ है पत्थर, कौन सी स्थिति में उसका भार, उस पत्थर का भार जो है वो कम होगा। अब हम स्थिति समझते हैं कि जब वह पत्थर हवा में लटका होगा तब भार कम होगा, नहीं। जब वह पत्थर
किसी बीकर में लिए पानी की सतह पर होगा? बिल्कुल नहीं। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, जब वो जो पत्थर है ना वो पानी में पूरी तरीके से डूबा होगा ना, तब उसका भार सबसे कम होगा। ठीक है, जब वह पत्थर किसी बीकर में पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो, मतलब कम डूबा हो, तो कैसा होगा? देखो, पृथ्वी मतलब जो पत्थर है वो स्प्रिंग में बंधा हुआ है और उसे पानी में डुबा रहे हैं। ठीक है, एक तो हवा में लटका होगा तो का उसका मास जो है वो तो बराबर ही रहेगा। सबसे कम कौन सी परिस्थिति में होगा? सबसे कम परिस्थिति में तभी होगा जब वह पत्थर पानी में पूरी तरीके से डूब जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकेंड है, तो उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखो, एक ऑब्जेक्ट को हमने छत से फेंका है, कोई वस्तु है, मतलब ऊपर की ओर फेंका है। ठीक है, और जबकि उसकी जो प्रारंभिक जो स्पीड है ना, प्रारंभिक वेग, वो है 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसे जब वो वापस आएगा तो उसे कितना समय लगेगा उसी स्थिति में प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में, जहाँ से फेंका है वहाँ तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। ठीक है, और ए दिया गया है, उसमें एक्सेलरेशन दिया गया है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, उसको निकालना कैसे है? इसमें फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता है कि जो वस्तु गति का प्रथम जो नियम होता है वो क्या था कि वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी इंटू टी, मतलब ग्रेविटी इंटू टाइम। ठीक है, और जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? 14 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या करना है? 9.8 इंटू टी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि वो मतलब जो है उच्चतम जब स्थिति पर पहुंच रहा है तो उसका अंतिम वेग जो होगा, जहाँ पे पहुंच गया ना, एक स्टेज पे, एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो पॉइंट पे पहुंच के वो रुकेगा ना कुछ देर, तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वो जीरो होगी। तो ऐसे हम जब टी का मान निकालेंगे तो टी का मान होगा कितना? 14 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू होता है 1.43 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u, ठीक है, और ऊपर फेंका जाता है। कोई वस्तु जो है प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका जाता है, और उसकी अधिकतम ऊंचाई जो है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? h का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट है उसका मान ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो एक गति का समीकरण अभी हमने बताया था कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, ये जो है गति का तीसरा नियम है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन है ना, लॉज ऑफ मोशन जो गुरुत्वीय गति के नियम है, जो 3 नियम दिए गए थे वो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बताए हुए हैं। ठीक है, उसका ये तीसरा नियम है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब फाइनल जो वेलोसिटी, फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, g क्या है? ग्रेविटी है, और h क्या है? हाइट है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जब एक पॉइंट पे हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो वहाँ पे हो जाती है जीरो, और u निकालना है, वो h निकालना है, तो h की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा हुआ है। ठीक है, लिफ्ट के अंदर वो है और वहाँ पे एक वेटिंग मशीन रखी हुई है, उसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। तो लिफ्ट ऊपर की ओर तेज़ी से चलना शुरू करती है, तो क्या असर दिखेगा? कि पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन कम दिखाएगा, पैमाना वजन शून्य दिखाएगा, और पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा, बल्कि ये वास्तविक वजन दिखाएगा। कह रहा है जब एक लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसमें वेटिंग मशीन रखे हुए है, वेटिंग मशीन पे खड़ा है। ठीक है,
तो लिफ्ट तेज़ी से ऊपर की ओर जा रही है तो उसके वेट में क्या परिवर्तन दिखाएगा जो वेटिंग मशीन है। तो उसमें हमने अभी पहले बताया था, प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि जब भी लिफ्ट जो है तेज़ी से ऊपर की ओर जाती है तो वेट जो है बढ़ता है। ठीक है, वेट बढ़ता है। ठीक है, तो उसमें हम संदर्भ में बताएंगे आपको कि जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती, तेज़ी से ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे की ओर गति करती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति, मुक्त ऑब्जेक्ट की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। ठीक है, जब लिफ्ट टूट जाती है तब वो जो है वहाँ पे वेट, जो व्यक्ति का वेट है ना मनुष्य का, वो जीरो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होती है, भारहीनता की स्थिति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। कोई वस्तु पर अगर कोई बल लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं तो उसको कहते क्या है। अभी हमने फार्मूला बताया था आपको, वेट इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, वेट इक्वल टू एम इंटू जी। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है वो क्या कहती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी को मल्टीप्लाई मास से करेंगे तो क्या होगा, वजन कहलाता है। ठीक है, एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल अगर लगाएंगे तो हमेशा क्या बताएगा, वजन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। गुरुत्व जनित त्वरण को अंग्रेजी अक्षर के जो स्मॉल जी है, जी लेटर से दर्शाते हैं। इसका जो है पृथ्वी पर इसका मान 9.81 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो सारे क्वेश्चन हम कवर करते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन बनता है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती। एक चंद्रमा है, चंद्रमा एक ग्रह है। ठीक है, उस पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती, उस पर आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो उस पर क्या रहता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है, चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता है, मतलब कोई वहाँ रहता नहीं है जो आवाज़ नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन बी, चंद्रमा पर पानी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि जो है बिना वायुमंडल के, बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। और ऑप्शन डी है, चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि जो है एक माध्यम, ध्वनि जो साउंड होता है वो ट्रैवल करने के लिए उसे एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो ध्वनि क्या होती है, यांत्रिक तरंगें होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत है। और मीडियम क्या होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, चूँकि चंद्रमा पर निर्वात होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं होता है, अर्थात वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। चंद्रमा पर क्या है कि वो वैक्यूम है, वहाँ पे कोई न सॉलिड है, न गैस है, न लिक्विड है, मीडियम उपलब्ध नहीं है। इस वजह से ध्वनि जो है ट्रैवल नहीं कर पाती, मतलब साउंड जो है सुनाई नहीं पड़ता है। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने कवर कर दिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा। तो आरआरबी से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।